आपको याद होगा गतिक विद्युत वाहक बल में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी चालक क्षण कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाएं अगर इस तरीके की हैं और उनको वो काटता हुआ निकलता है, ऐसे काटता हुआ, आपने ये भी देखा कि अगर चालक क्षण ऐसे चलाई जाएगी तो वो काटेगा नहीं, वो बीच में से पार हो जाएगा। चालक क्षण को हम ऐसा चलाएंगे वो तो भी नहीं काटेगा, बीच में से निकल जाएगा। काटने के लिए कंडीशन जरूरी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ऐसे उसको चलना चाहिए, तब वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। और अगर कोई कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसके दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया B इंटू V इंटू L। ठीक है, इसके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने पृथ्वी का चुंबकत्व तो पढ़ा हुआ है अभी हाल ही में, और पृथ्वी के चुंबकत्व के आपने देखे दो घटक होते थे, उसमें एक क्षैतिज घटक होता था और एक ऊर्ध्व घटक रहता था। ठीक है, मैं आपको बताऊं और आप याद भी करिए कि क्षैतिज घटक किधर से किधर की तरफ होता था। पृथ्वी के बाहर दक्षिण से उत्तर की ओर। आप जहां पर बैठे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके फ्रंट में इधर आपके जस्ट सामने दक्षिण पड़ता है और आपकी बैक साइड पे उत्तर है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक, एक क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक कैसे? ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अगर बल रेखाएं बाहर खींची जाएंगी तो एक बल रेखा, दूसरी बल रेखा, तीसरी बल रेखा, लेकिन सारे क्षैतिज घटक की बल रेखाएं या जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सब कैसे होंगे? दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे। समझ आ रही कुछ बात आपको? ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखोगे तो ही आप समझ पाओगे। आप उसी तरीके से इमेजिन करिए जैसे बहुत लंबी लंबी रॉड हमने, बहुत लंबी लंबी छड़ें हमने इस दीवार से उस दीवार की तरफ ऐसे लगा दी हैं, इस दीवार से उस दीवार की तरफ ऐसे लगा दी हैं। इमेजिन करिए थोड़ा सा, वो आपको क्या प्रदर्शित करेंगी? वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को प्रदर्शित करेंगी। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक भी होता है। ऊर्ध्व घटक नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है और उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई ऐसे थोड़ा उठी हुई रहती है वहां पर ऊर्ध्व घटक की दिशा नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और पृथ्वी के जिन स्थानों पर नत्य अथवा नमन कोण क्षैतिज से नीचे की ओर बनता है उन स्थानों पर ऊर्ध्व घटक की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होगी। तो आप इसको वैसे ही इमेजिन कर सकते हो जैसे ये छत है और छत में बहुत सारे रॉड हमने ऐसे लगाए हुए हैं। जब आपके घर की कोई छत बनती है, शटरिंग लगती है, शटरिंग में ऐसे ऐसे रॉड लगती है ना, बहुत सारे लकड़ी के रॉड लगाए जाते हैं। तो उस तरीके का आप क्या समझेंगे, इमेजिन करेंगे उसको, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है। याद रहेगा अब आपको? फिर से बताइए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किधर से किधर की तरफ? दक्षिण से उत्तर की तरफ। और कैसे? ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन जाती हुई इस तरह से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक किस तरफ? कुछ स्थानों पर ऊपर से नीचे की ओर और कुछ स्थानों पर नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया कि जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई या नत्य अथवा नमन कोण क्षैतिज से कुछ ऊपर ऐसे उठी रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर, और जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई का नत्य अथवा नमन कोण हमको थोड़ा नीचे की ओर दिखाती है वहां पर ऊर्ध्व घटक ऐसा नीचे की ओर रहेगा, ऊपर से नीचे। ये दो चीजें पहले तो अपने माइंड में बिल्कुल पक्का बिठा लीजिए। अगर ये दो चीजें होंगी तो आगे के एग्जाम्पल्स आपको समझ आएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम्पल्स समझने में काफी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है,
तो हमने किसकी बात की? हमारी जो पृथ्वी है वो भी तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, और पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक हमने बताए? 2। कौन कौन से? एक क्षैतिज घटक और दूसरा ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक कैसे काम करता है? दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से उसकी बल रेखाएं रहती हैं, और वो भी किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऐसी बल रेखाएं आप मान लें। और दूसरा आपका जो ऊर्ध्व घटक है वो या तो नीचे से ऊपर ऐसे रॉड जैसे, या ऊपर से नीचे रॉड जैसे। अब अगर आप इतना समझ गए तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर, ध्यान से दोनों को याद रखिएगा, क्षैतिज वाला ऐसे घटक है, ऊर्ध्व वाला ऐसे, या नीचे से ऊपर खड़ी रॉड, आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब मन में आप सोचिए और मुझे बताएं। एक ये कंडक्टर हमने लिया, ये कंडक्टर, और हम इसको दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसा चला रहे हैं। सोचकर बताएं ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किस घटक को काटेगी? क्षैतिज घटक किधर से किधर की तरफ है? दक्षिण से उत्तर, ऐसा। ऊर्ध्व घटक ऊपर से नीचे, ऐसा पिलर जैसे। अब हमने इस रॉड को दक्षिण से उत्तर की तरफ चलाया, दक्षिण से ऐसा उत्तर की तरफ ऐसे चलाया। कौन सी बल रेखाओं को, क्षैतिज घटक कि ऊर्ध्व घटक, किसको ये रॉड काटेगी? बताओ। ऊर्ध्व घटक को काटेगा। ठीक है, ऊर्ध्व घटक कैसा है? ऐसे, और हमने इसको ऐसे चलाया। काटा क्या इसने? काटने के लिए हमने कल एक बड़ा सीधा एग्जाम्पल दिखाया आपको, साग काटने का एग्जाम्पल। तो अब बताएं, ऊर्ध्व घटक ऊपर से नीचे ऐसे है या नीचे से ऊपर है? किसी भी एक तरफ मान ले, हम ऊपर से नीचे माने ले रहे हैं, और रॉड को हम उत्तर से दक्षिण ऐसा चला रहे हैं। कौन से घटक को काट रहा? ऊर्ध्व घटक को काटा क्या इसने? काटेगा? नहीं काटेगा। क्षैतिज घटक की बात करिए, हमने दक्षिण से उत्तर चलाया, क्या ये क्षण उस क्षैतिज घटक को काटेगी? काटेगी कि नहीं काटेगी? नहीं काटेगी। बिल्कुल सही बताया आपने। कैसे? क्योंकि क्षैतिज घटक ऐसे है और हम रॉड को ऐसे चला रहे हैं, तो कहां काटेगी? वो तो निकल जाएगी, ऐसे पार हो जाएगी। नहीं काटेगी, ध्यान रखिएगा। तो जब हम किसी भी चालक क्षण को दक्षिण से उत्तर चलाएंगे तो वो किस चुंबकीय घटक को काटेगी? आंसर है ना तो ऊर्ध्वाधर को काट रही है, ना क्षैतिज को काट रही है। इसका मतलब इसके दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? एक भी नहीं, 0। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का क्या जरूरी है? कटना जरूरी है। ठीक है, तो अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चलाने पर ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटता है ना वर्टिकल कंपोनेंट कटता है, तो फिर हम इसको उत्तर से दक्षिण चलाएंगे। अब बताएं कौन सा कंपोनेंट कटेगा? इस वक्त भी कोई भी कंपोनेंट नहीं कटेगा। समझ आ गया आपको? अच्छा, इसका मतलब एक साफ है कि अगर ऐसे खड़ी करके रॉड आप उत्तर से दक्षिण चलाओगे या दक्षिण से उत्तर चलाओगे, कोई घटक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं कटेगा। तो ठीक है, हमने पूर्व से पश्चिम चलाया। आप बताएं जब हम इसको ऐसा चलाएंगे, याद रहे क्षैतिज वाला घटक दक्षिण से उत्तर ऐसे है, ऊर्ध्व वाला घटक ऊपर से नीचे ऐसे या नीचे से ऊपर। अब हम इसको पूर्व से पश्चिम ऐसा चला के ला रहे हैं। कौन सा घटक कटेगा? क्षैतिज वाला कट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षैतिज वाला ऐसे दक्षिण से उत्तर है, और जब हम पूर्व से पश्चिम ऐसा चलाएंगे तो क्षैतिज वाला कटेगा। क्या ऊर्ध्व वाला कटेगा? ऐसे है ऊर्ध्व वाला तो ऐसे बगल से निकल जाएगा। ऊर्ध्व वाला घटक इस बार भी नहीं कटेगा। और जब आप पश्चिम से पूर्व चलाओगे तो भी क्षैतिज घटक कटेगा। तो ऊर्ध्व घटक अभी नहीं कट रहा है। अब ध्यान से बताइए, रॉड हमने ऐसे कर दी और अब हम दक्षिण से उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। कौन सा घटक कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा? ऊर्ध्वाधर वाला घटक कटेगा।
और क्षैतिज वाला नहीं कट, दक्षिण से उत्तर ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके उत्तर से दक्षिण ले आइए। अब कौन सा कटेगा? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कटेगा क्या? चलो ठीक। पूर्व से पश्चिम ऐसा लेके जा रहे हैं, कौन सा घटक कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा? पूर्व से पश्चिम ऐसा ले जा रहे हैं, कौन सा? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज नहीं कटा? पक्का बिल्कुल कंफर्म है ना? क्योंकि क्षैतिज कैसा है? दक्षिण से उत्तर ऐसे है, और हम तो इसको ऐसे ले जा रहे हैं, नहीं कटेगा वाकई में। समझ आ रहा है? पश्चिम से पूर्व लाइए, कौन सा कटेगा? अब एक चीज हमको भी समझ में आ रही है, क्या? कि अगर कोई चालक ऐसा क्षैतिज होकर चाहे दक्षिण से उत्तर चले, उत्तर से दक्षिण चले, पूर्व से पश्चिम चले, पश्चिम से पूर्व चले, हर बार कौन नहीं कटेगा? क्षैतिज घटक नहीं कटेगा। हर बार कौन सा घटक कटेगा? ऊर्ध्वाधर घटक कटेगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको याद होगा, आपको बताया गया है हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी है ये भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, इसमें से भी करंट पास हो सकती है। अब अगर आप सुबह सुबह दक्षिण से उत्तर की तरफ दौड़ोगे, सोच समझ के मुझे बताइए, अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसा दौड़ोगे, आपकी बॉडी के द्वारा कौन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी बल रेखाएं काटी जाएंगी? दोनों कटेंगी, ऊर्ध्वाधर वाली कटेंगी। अगर आप दक्षिण से उत्तर दौड़ेंगे तो दक्षिण से उत्तर आप ऐसे खड़े होकर दौड़ते हैं, लेट के तो दौड़ते नहीं हैं, खड़े होकर दौड़ते हैं ना। अब आप ऐसे दौड़े, कौन सी बल रेखाएं कटी? कोई नहीं कटेगी। लेकिन कब? जब आप दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। तो जब आप दक्षिण से उत्तर दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में दौड़ लगाते हैं तो आपकी बॉडी से किसी भी प्रकार की बल रेखाएं कटती नहीं है। लेकिन जब आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दौड़ लगाते हैं तो आपकी बॉडी से कौन सी बल रेखाएं कटती हैं? क्षैतिज की ऊर्ध्वाधर? क्षैतिज वाली कटती हैं। और जब भी चुंबकीय बल रेखाएं एक चालक काटते हुए चलता है तो उसके दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो आपके सिरों के बीच भी होता है, आपके सिर और पैर के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब आप किधर से किधर दौड़ लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो आपके सिर और पैरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कितना? B इंटू V इंटू L। इस B की जगह कौन सा B लेना है? क्षैतिज घटक या ऊर्ध्वाधर घटक? कौन सा कट रहा है आपसे? तो B की जगह किसकी वैल्यू लेनी है? क्षैतिज घटक। V वेग है, कितने वेग से आप दौड़ रहे हैं वो वेग आपका यहां लेना है। L क्या लेनी है? चालक की लंबाई। इस समय चालक कौन है? आप। तो आप अपनी लेंथ ले लेंगे। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से इसकी और इसकी वैल्यू लिखकर आप ये तक पता लगा सकते हैं कि आपके सिर और पैर के बीच कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, और उस विद्युत वाहक बल की वजह से करंट भी आती होगी। तो फिर आपको लगेगा मेरे शरीर में जब हम कभी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दौड़ते हैं तो हमें करंट का झटका क्यों नहीं लगता? तो करंट का झटका इसलिए लगता क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्टेज इतना कम होता है कि आपको करंट का झटका महसूस नहीं होता। और वैसे भी आप देखते हैं आपकी बैटरी में भी 12 वोल्ट, आपको 30-35 वोल्ट तक करंट का झटका महसूस नहीं होता। 12 वोल्ट की आपकी बैटरी होती है और बैटरी के वो जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं आप खूब टच करते रह सकते हो, उसका बोल्ट कसते हो, ये करते हो, लेकिन कभी आपको शॉक नहीं लगता। इसलिए ये पोटेंशियल इतना कम होता है कि हमको इसका झटका महसूस नहीं होता। ये बहुत कम पोटेंशियल 0.01 वोल्ट, 0.02 वोल्ट, इस तरीके का वोल्टेज हमारे सिर और पैरों के बीच उत्पन्न होता है। तो आज के बाद हमेशा याद रखें, जब भी आप उत्तर से दक्षिण दौड़ें या दक्षिण से उत्तर दौड़ें तो आपके सिर और पैरों के बीच कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन
अगर आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दौड़ते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज बल रेखाएं कटती हैं और आपके सिर और पैरों के बीच एक विद्युत बल वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि बहुत कम होता है, इसलिए हम अनुभव नहीं करते। समझ आया आपको? दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, एरोप्लेन। एरोप्लेन ऐसे स्काई में, आसमान में ऐसा उड़ता है, तो उसके ये दोनों जो ऐसे प्रोपेलर्स लगे रहते हैं एरोप्लेन के, सबने देखे हैं ना? एरोप्लेन ऐसा बना होता है और उसके दोनों तरफ ऐसे ही निकले रहते हैं, ऐसे तो एरोप्लेन होता है। अब ये दक्षिण से उत्तर जा रहा है, कौन सी बल रेखाओं को काटेगा? ऊर्ध्वाधर। ये कौन सी बल रेखाओं को काटेगा? ऊर्ध्वाधर। उत्तर से दक्षिण आएगा तो ऊर्ध्वाधर। पूर्व से पश्चिम ऊर्ध्वाधर। पश्चिम से पूर्व क्या क्षैतिज वाली कटेंगी? चाहे जैसे चलाओ, क्षैतिज वाली नहीं कटेंगी। तो अगर कोई चीज ऐसे होकर चलती है, ऐसा होकर, तो ये वाली जो कंडक्टर होगी, ये कंडक्टर केवल और केवल ऊर्ध्वाधर बल रेखाओं को काटती है। तो जब एरोप्लेन आसमान में ऐसा उड़ता है तो उसके द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटा जाता है, जिसकी वजह से उसके इन दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और कितना उत्पन्न होता है? इतना। उस समय उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? बी की जगह कौन सा बी चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? तो आंसर है वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि कटा कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। उस समय कैलकुलेशन के लिए हम वर्टिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर से वही बात आती है कि अगर विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो करंट भी बनी होगी, और करंट भी बनी है तो एरोप्लेन में बैठे पैसेंजर्स को करंट का शॉक क्यों नहीं लगता? फिर से मैं वही बात कहूंगा, बिकॉज दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज वेरी वेरी लो, और इतना लो होता है कि इतने पोटेंशियल का शॉक हम लोग फील नहीं करते। समझ आ रहा है आपको कुछ? ये सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन। सभी लोगों ने देखी है, ट्रेन में ऐसे दो रेलवे ट्रैक बने होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड है, उनके बीच का डिस्टेंस 1.2 मीटर होता है हर जगह, चाहे जहां नापो जाके आप। पटरियों के बीच का ये जो रेल पड़े होते हैं, पटरियों को क्या बोलते हैं? रेल। ये रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज एग्जैक्टली 1.2 मीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक। अब ये दो पटरियां जो आपकी ऐसे पड़ी हुई हैं, अब उनके ऊपर ऐसा एक गाड़ी आती है, ट्रेन जिसको आप बोलते हैं। उस गाड़ी के दोनों पहिए कहां पर होते हैं? आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, पटरियों पर। तो अगर ये दो रेल लगे हुए हैं, पटरियां, एक व्हील इस पर और एक गाड़ी का व्हील इस पर, अगर एक पहिया यहां पर और एक पहिया यहां पर है, तो उन पहियों को जोड़ने की एक एक्सेल भी लगी होगी, अक्ष जिसको बोलते हैं, धुरी आप बोलते हैं। ऐसे पहिए कैसे लगे हैं? ऐसे ऐसे पहिए घूम के चलते हैं ना, ऐसे। और ये पहिए कहां रखे हैं? दोनों पटरियों पर। फिर से ये क्या चीज है? पटरियां। ये ट्रेन नहीं है, ये क्या चीज है? पटरियां, जिसे आप रेल्स बोलते हैं। उसके ऊपर ये क्या चीज है? ये पहिए। और ये क्या चीज है? दोनों पहियों के बीच में एक रॉड लगी हुई है, जिसे आप क्या बोलेंगे? एक्सेल बोलेंगे। समझ नहीं आया आपको? कुछ चित्र आ रहा है मन में? आ रहा है ना आपको? फिर से बताओ, ये क्या चीज है? पटरियां। ये क्या चीज है? पहिए। और दोनों पहियों के जोड़ने वाली एक रॉड। समझ आ गया? आपकी कार में भी ऐसा एक पहिया इधर और एक पहिया इधर, तो दोनों को जोड़ने की एक रॉड बनी होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब ट्रेन चली तो एक्सेल उसकी कैसे होती है बताएं? एक्सेल ऐसे चलती है या एक्सेल ऐसे चलती है?
ऐसे ऐसे, हाँ एक्सेल ऐसे चलती है। अब एक्सेल अगर ऐसे चलेगी तो किसी भी दिशा में चले उससे हर बार कौन सा घटक कटेगा? ऊर्ध्वाधर घटक कटेगा ही। क्या कभी क्षैतिज वाला कटेगा? कभी नहीं कटेगा। चाहे ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं कटेगा, लेकिन ऊर्ध्व वाला कंपोनेंट हमेशा उससे कटेगा। तो जब भी कभी ट्रेन रेल्स पर चलती है तो उसकी पहियों की जो अक्ष बनी होती है, एक्सेल जो होती है, इस एक्सेल के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक काटा जाता है। अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक काटा जाता है तो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ चलेगा तो उसके दोनों सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। कितना होगा? BVL। बताएं, अगर ट्रेन के, तो फिर जब ये ट्रेन चलती है तो इसके एक्सेल ऊर्ध्वाधर घटक को काटते हुए निकलती है, तो इसके दोनों सिरों के बीच भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता होगा। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? B इंटू V इंटू L। कैलकुलेशन अगर करने जाएंगे तो B की जगह कौन सा B लेना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल कट रहा है। V की जगह पर क्या लेोगे बताओ? V की जगह किसकी स्पीड लेनी चाहिए? एक्सेल की। और एक्सेल तो उतनी ही स्पीड में चलेगी जितनी स्पीड में ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन की स्पीड ले लो V की जगह। L की जगह पर क्या लेना है? किसकी लंबाई? एक्सेल की। कितनी लंबी होती है? 1.2 मीटर पटरियों के बीच की दूरी होती है। एक्सेल की लंबाई बताओ। यह भी 1.2 मीटर। क्यों? क्योंकि ऐसे तो पहिए रखे हैं। तो अगर पटरियों के बीच की दूरी 1.2 मीटर, ऑल ओवर इंडिया सब जगह ये स्टैंडर्ड है, 1.2 मीटर ही होता है। तो लेंथ इसके ले लो एक्सेल की 1.2 मीटर, रखो, कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन दीज टू एंड्स ऑफ द एक्सेल। दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल है। समझ आ रहा है आपको? लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, सच में उत्पन्न होता है, लेकिन यह विद्युत वाहक बल बहुत कम होता है। इतना कम, 0.06 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, इतना कम। और इतना कम वोल्ट किसी को शॉक नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन होता है, हमने देखा होता है। कैसे देखेंगे आप होता है? कैसे चेक करेंगे आप कि इसके दोनों सिरों के बीच ईएमएफ आया? ट्रेन तो भाग रही है 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में। अब चेक कैसे करोगे? बताइए, सोचिए भाई, आप लोग। नहीं आइडिया आ रहा है? हाँ जी, हाँ, तो गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाओगे आप? ये तो ऐसे हो रहा है। गैल्वेनोमीटर आप कहाँ लगाओगे? वोल्ट मीटर से वोल्टेज जो है वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। इधर देखें सभी, ऐसे रेल बनी हुई है, ट्रेन यहां चल रही है और ऐसा जा रही है। और ये रेल कितनी दूर जाती है? रेल पटरियां कितनी दूर तक चली जाती हैं? 50 किलोमीटर तक चली जाएंगी, बहुत दूर तक जाती हैं। तो ट्रेन रेल में पटरियों पर, ट्रेन ऐसा 50 किलोमीटर दूर है, तो आप प्लेटफॉर्म में जाओ, प्लेटफॉर्म से नीचे उतरो, पटरियां बनी हुई हैं, अपना वोल्ट मीटर दोनों पटरियों में लगा हुआ है, इससे वो आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन इन्हीं दो पटरियों पर तो टच कर रही है, तो जितना वोल्टेज इसके सिरों के बीच आएगा उतना ही वोल्टेज पटरियों में वहां प्लेटफॉर्म में दिखाएगा हमको। नहीं समझ आया? तो उसको नापने के लिए पहिए में नहीं लटकना है आपको, समझ रहे हैं? उसको मेजर करने के लिए क्या करना है आपको? उसको नापने के लिए आपको प्लेटफॉर्म में जाइए और उसकी दोनों पटरियों पर अपने वोल्ट मीटर को ऐसा टच करवाइए, वो वोल्ट मीटर दिखाता है हमको 0.01 वोल्ट, 0.02 वोल्ट। और ये इसीलिए दिखाता है, क्यों? क्योंकि
एक्सेल किससे जुड़ी है? पहियों से। पहिए कहाँ रखे हैं? पटरियों पर, और पटरियों से हम नाप ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? कनेक्शन तो एक दूसरे से है सबका, हम नाप सकते। तो हमने देखा कि वाकई में इतना उत्पन्न होता है और एक्सेल में उत्पन्न होता है, लेकिन वोल्टेज इतना कम है कि हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। समझ आ गया? सो दिस वाज थर्ड एग्जाम्पल। और देखिए, आप सभी साइकिल चलाते हैं, तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया आपके कैसा बना होता है? ऐसा गोल, और उस पहिए में बहुत सारी ऐसे रॉड लगी होती हैं बीच में, स्टील की या जिसकी भी लगी होती हैं, जिन्हें आप स्पोक्स बोलते हैं। क्या बोली जाती हैं उनको? स्पोक्स। आप अपनी भाषा में उनको तीलियां बोलते हैं। तो जब आप साइकिल चलाते हैं, अब आप मुझे बताइएगा, ये एक रॉड है, स्पोक मान लीजिए साइकिल की अपनी, इसको ले लेते हैं, ये आपके साइकिल की स्पोक है। जब आप साइकिल चलाते हो तो ये स्पोक ऐसे ऐसे घूमते हुए चलती है। एक सिरा इसका फिक्स रहता है, दूसरा सिरा ऐसे आगे बढ़ते जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको? एक स्पोक की केवल बात करेंगे। आप थोड़ा बताइए, अगर वो दक्षिण से, आप अगर अपनी साइकिल दक्षिण से उत्तर की ओर चला रहे हैं तो कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? इससे बताओ। ऐसे आपकी स्पोक चल रही है, कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? कोई नहीं, क्योंकि क्षैतिज वाली ऐसे हैं, वो भी नहीं कटी, ऊर्ध्वाधर वाली ऐसे हैं, वो भी नहीं कटी। तो जब आप दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण साइकिल चलाते हो तो आपकी साइकिल के पहियों में लगी हुई स्पोक्स के द्वारा किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं कटता। लेकिन जब आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चलाते हो, उस समय आपके साइकिल के स्पोक्स के द्वारा ऐसे स्पोक्स चलती हैं, ऐसे उनके द्वारा कौन सी बल रेखाएं कटेंगी? बता सकते हैं? क्षैतिज वाली कटेंगी। समझ आ रहा है आपको? अब अगर क्षैतिज वाली कटेंगी तो इस रॉड के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए। वो विद्युत वाहक बल कितना होगा? क्या उसकी कैलकुलेशन हम BVL से कर सकते हैं? देखिए, सिचुएशन अलग है आज। अभी तक क्या होता था, रॉड चलती थी तो पूरी की पूरी रॉड ऐसे चलती थी, ऊपर से नीचे आती थी तो पूरी रॉड नीचे आती थी। लेकिन आज सिचुएशन अलग है, केवल उसका ये सिरा नीचे आता है, ये नीचे नहीं आता कभी, ये अपनी जगह पर बना रहता है जो आपकी एक्सेल से जुड़ा हुआ है। याद आ रहा है कुछ? तो क्या यहां पर भी हम BVL लगा सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज द सिचुएशन इज डिफरेंट। सिचुएशन समझ नहीं आई आपको? BVL किसके लिए फॉर्मूला बना है? जब पूरी की पूरी रॉड ऐसे चलती है, पूरी की पूरी रॉड ऐसे चलती है उस समय के लिए। लेकिन आपकी स्पोक्स में देखो, क्या आपकी पहिए की स्पोक्स भी ऐसे चलती हैं? ऐसे नहीं चलती। आपके पहिए की स्पोक का एक सिरा ऐसे गिरता है और फिर ऐसे उठता है। ये सिरा अपने लेवल पे रहता है, ये ना तो नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। तो यहां सिचुएशन डिफरेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसा ही अगर हमारे पास एक कोई रॉड है, साइकिल के स्पोक्स को छोड़ दें, अगर हमारे पास कोई रॉड है और उसको हम पूर्व से पश्चिम ऐसा घुमा रहे हैं, ऐसे, तो ऐसे घुमाने से बताइए कौन सी बल रेखाएं कटती हैं? क्षैतिज वाली। ऊर्ध्वाधर वाली तो ऐसे हैं, जब ऐसे हम घुमाते हैं तो ये कटेंगी नहीं, बगल से निकल जाएंगे। क्षैतिज वाली ऐसे हैं, तो जब घुमाएंगे तो ये कटेंगे। तो अगर हम एक रॉड को अपने हाथ में पकड़कर ऐसा तेजी से घुमाते हैं तो कौन सी बल रेखाएं कट रही हैं? क्षैतिज वाली बल रेखाएं कटती हैं। तो जरूर इसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता होगा। वो विद्युत वाहक बल कितना है, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इसके लिए एक आर्टिकल बना लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्या चीज बेटा? हाँ, हो सकता है, ठीक है।
लेकिन वोल्टेज ये जो इंड्यूस होता है ये बहुत कम वोल्टेज होता है, इसलिए इसको फील नहीं करते हम ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर आर्टिकल बनाएंगे कि घूमती हुई छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। या आप इसको कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत घूर्णन गति करती हुई हमने आर्टिकल बनाया चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत घूर्णन गति करती हुई चालक छड़ के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका क्या फिगर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर ये हमने एक रॉड बनाई, ये हमने एक रॉड बनाई जिसकी लंबाई स्मॉल एल के बराबर है, और ये रॉड ऐसे नीचे की तरफ ऐसे घूम रही है। किस तरह से ये रॉड घूम रही है, देखिए ये रॉड इस तरह से ऐसे घूम रही है। ठीक है, और किस दिशा में रखी गई है, ये ऐसे घुमाई जा रही है कि पूर्व पश्चिम दिशा में ये ऐसा रोटेट करती है। ठीक है, कितनी लंबाई की रॉड हमने ली है, एल लंबाई की। तो ये एक चालक क्षण है, इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू। तो माना पी क्यू एक चालक क्षण है। माना पी क्यू एक चालक क्षण है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर, उसकी डायरेक्शन मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। क्रॉस से जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं, आप क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की तरफ है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। और ये चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया इसकी तीव्रता कितनी है, b। ठीक है, तो पी क्यू एक चालक क्षण, इसकी लंबाई l है। यह चालक क्षण b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है।
इसको जब हम रोटेट करवाते हैं तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, ओमेगा के बराबर। इस कोणीय वेग से हम इसको लगातार घुमा रहे हैं और रॉड के इस सिरे का कोई ना कोई रेखीय वेग भी होगा। मान लेते हैं रॉड के इस सिरे का रेखीय वेग है v, ठीक है। माना छड़ के सिरे Q का रेखीय वेग स्मॉल v है, ठीक है। तथा क्षण के सिरे P का रेखीय वेग, क्या आप बता सकते हैं मुझे? देखो क्षण का सिरा Q है, ये मैग्नेटिक फील्ड में अभी ऐसा नीचे आ रहा है, कितने रेखीय वेग से आ रहा है v। क्षण के सिरे P का ऐसा रेखीय वेग कितना है? क्या ये पॉइंट क्षण का सिरा P ऐसा नीचे गिर रहा है? ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका कोई रेखीय वेग नहीं है। इसका रेखीय वेग कितना होगा? 0। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है BVL, उसमें हमको वेग की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है आपको? अगर आपको वेग की जरूरत पड़ती है तो आप सिरे Q का देखो, क्षण के सिरे Q का रेखीय वेग कितना है? v। सिरे P का रेखीय वेग कितना है? 0। तो जब उस फॉर्मूले पे आप रखने जाओगे v की वैल्यू, तो किसका वेग लिखोगे? Q का या P का, या और कुछ लिखोगे? याद रखें, ऐसी सिचुएशन पे तो कोई भी इसका बड़ा सीधा जवाब दे सकता है कि ऐसी सिचुएशन पे आप औसत वेग यूज करिए। क्यों? थोड़ा ध्यान से देखिए। जब चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी रॉड को गिराते हैं, ये PQ रॉड है, चालक क्षण, इसको जब हम नीचे की तरफ गिराते हैं v वेग से, तो थोड़ा ध्यान से सभी देखेंगे, ये वाला सिरा भी इसका गिरता है v वेग से, ये वाला सिरा भी इसका गिरता है v वेग से। उस समय के लिए फॉर्मूला हमने बनाया है E = BVL। दोनों ही सिरे क्षण के साथ, दोनों ही सिरे v वेग से नीचे गिरते हैं। उस वक्त के लिए फॉर्मूला बना है BVL। क्या यहां जब आप ऐसा रोटेट करवाएंगे, इस तरह से जब रोटेट करवाएंगे, तो क्या दोनों सिरे v वेग से नीचे गिर रहे हैं? वो सिचुएशन है क्या? नहीं है। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फॉर्मूले में v की जगह हमने इस सिरे का वेग चाहिए या इस सिरे का वेग लेना चाहिए? तो आंसर है ना Q का लो ना P का लो, आप औसत वेग लो। कुछ बात समझ में आई? तो ऐसी सिचुएशन पे Q का वेग लोगे, P का लोगे या औसत वेग लोगे? औसत वेग यूज करोगे। पहले ये बताओ, इसकी स्थिति और इसकी स्थिति अब आपके माइंड में क्लियर है बिल्कुल कि दोनों में फर्क क्या है? इसमें क्या हो रहा था, जब ये चलता था कंडक्टर तो दोनों सिरे v वेग से गिरते हैं, लेकिन इसका केवल ये सिरा तो v वेग से नीचे आ रहा है, पर ये सिरा v वेग से नीचे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो द सिचुएशन इज डिफरेंट, एंड फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज not the velocity of end Q and not the velocity of end P, but we have to use the average velocity of both the ends। दोनों की औसत वेग हमको यूज करना है। तो औसत वेग कितना लिखेंगे? इसलिए क्षण का औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज। आप सिरे P के वेग और सिरे Q के वेग को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 0 + v/2। So the average velocity will become v/2।
अब बताएं, क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? नहीं समझ में आई? हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाली? पता लगा आपको? क्योंकि दोनों इंड v वेलोसिटी से नीचे नहीं गिर रहे हैं। तो ये हमने औसत वेग निकाल लिया। इसके बाद क्षण के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, इसलिए क्षण के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप इसके लिए? देखो, है तो वही वाला, ये मोशनल ईएमएफ है, रॉड उसमें भी चलती थी, रॉड इसमें भी चल रही है, तो बेटा फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे। कौन सा? B इंटू वी इंटू एल। बस डिफरेंस कौन सी जगह पर आएगा उस फॉर्मूले पे? क्या B में फर्क आएगा? क्या लंबाई में फर्क आएगा? या वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा? वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। तो फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे, क्योंकि ये मोशनल ईएमएफ ये भी है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया B इंटू वी की जगह कौन सा? V एवरेज, औसत वेग यूज करना है हमको, इंटू एल। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? v अपॉन 2, तो B V L अपॉन 2। नहीं समझ में आया? ये वेग किसका है? देखो हमने लिखा हुआ है, माना क्षण के सिरे Q का रेखीय वेग v है, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला आ गया, हो गया डेरिवेशन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? कि ये तो सिरे Q का केवल वेग है, और घूर्णन गति में जरूरी नहीं है कि वो हमको सिरे Q का वेग देंगे। घूर्णन गति में वो हमको कोणीय वेग दे सकते हैं। अभी हमने कहीं ऊपर लिखा था, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है, देखा आपने? तो घूर्णन गति में हमको कौन सा वेग दिया जाता है? कोणीय वेग दिया जाता है। तो हम अपना फॉर्मूला कोणीय वेग के पदों में निकालना चाहते हैं। अब अगर आपको क्लास 11th की एक छोटी सी बात याद है, कौन सी? ये एक रॉड है और एक रॉड ऐसा घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता था? v और ओमेगा में कोई रिलेशन याद आ रहा है आपको? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेरी गुड। यहां v क्या है? रेखीय वेग। r क्या होती है? रेडियस। ओमेगा कोणीय वेग। ठीक है, हमारे पास भी v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। रेडियस की जगह क्या लिखें? आप देखो, ये रेडियस है, और रेडियस की जगह इस क्षण की लंबाई लिखनी चाहिए, तो रेडियस की जगह क्या यूज करेंगे? L। अब क्षण के सिरे Q का रेखीय वेग, सिरे Q का रेखीय वेग v इज इक्वल टू, आपने क्या फॉर्मूला बताया? r इंटू ओमेगा, वेर r इज द रेडियस। यहां पर रेडियस का काम कौन कर रहा है? l। तो हम r की जगह पे क्या नोट कर देंगे? l नोट कर देंगे। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? l इंटू ओमेगा। ये वाली वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं, इसलिए E इज इक्वल टू, ई क्या है हम एक बार यहां लिख चुके, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। छड़ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? ये आएगी बी। वी की जगह पर क्या लिख देना चाहिए हमको? एल इंटू ओमेगा इंटू एल अपॉन 2 implies that E is equal to B L square omega by 2, 1 by 2 B L square omega।
इतना विद्युत वाहक बल उस रॉड के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होगा। 1/2 B इंटू एल स्क्वेयर इंटू ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये भी गतिक विद्युत वाहक बल का एक एग्जाम्पल है और एग्जामिनेशन में इससे जुड़े, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो B क्या चीज है, एक बार फिर से सिंबल्स क्लियर कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। L क्या चीज है, जिस रॉड को आप चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा घुमा रहे हैं उसकी लंबाई। ओमेगा क्या है, क्षण का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। 2 तो कांस्टेंट है, तो जैसे ही आप इनकी वैल्यू लिखोगे, आप जब घुमा रहे हो तो दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यहां से आ जाएगा। क्या आप सभी को समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लें। इस पर बेस्ड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल बेटा हम देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और देखिए सभी, ये एक साइकिल का व्हील है या कोई भी पहिया मान लो आप। इस पहिए में ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं, इस तरह से। ऐसे ये इसमें स्पोक्स लगे हैं जिन्हें आप तीलियां कहते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पोक्स। तो बताओ इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हाँ जी, क्या चीज? इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं रिम। रिम नहीं बोलते, जिसमें स्पोक्स लगी होती हैं ऐसा, उसको क्या बोलते हैं आप? रिम बोलते हैं। तो यहां जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, आप साइकिल चलाते हो, आपको नहीं पता, बताओ। चलिए खैर, ये इस तरीके का एक व्हील बना हुआ है और ये व्हील चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम ऐसा चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर बेटा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण चलेगा तो वो किसी बल रेखा को काटेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा चलेगा। समझ आ रहा है ना आपको? तो वो कोई बल रेखा उससे नहीं कटेगी। लेकिन जब वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व व्हील चलेगा तो ये स्पोक्स चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगी? काटेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं को इन्होंने काटा तो इनके सिरों के बीच, हर रॉड के सिरों के बीच, यहां पर और यहां पर, दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। वो विद्युत वाहक बल आप किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे? BVL से कैलकुलेट करेंगे या BVL/2 से कैलकुलेट करेंगे? बताएं। ये स्पोक है और ये ऐसे चल रही है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल को फॉर्मूले BVL से कैलकुलेट करेंगे या फॉर्मूले BVL/2 से कैलकुलेट करेंगे? BVL/2 से कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी फॉर्मूला हमने निकाला। यह फॉर्मूला उस समय का था जब पूरी की पूरी रॉड ऐसे चलती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इससे कैलकुलेट करेंगे हम। समझ आया आपको? ठीक है, यहां पर B की वैल्यू लिखी हमने, V का इसका एक और फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है, 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा। B की जगह B लिखा हमने, L की वैल्यू लिखी। B की जगह कौन सा B लिखोगे? कौन से घटक को काटेगी ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के? क्षैतिज घटक। जो ऐसा होगा वही तो इससे कटेगा, वो वाला क्षैतिज घटक इससे कटेगा। तो यहां पर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। L की जगह पर इस स्पोक की लेंथ यूज करेंगे और ओमेगा, ओमेगा की जगह कोणीय वेग जो हमको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि कितनी स्पीड में, कितने रेडियन पर सेकंड की स्पीड से वो घूम रही है स्पोक। अब हमने ये सारी वैल्यूज लिखी, सारी वैल्यूज लिखी हमने। सारी वैल्यूज लिखने के बाद हमने कैलकुलेट किया एंड वी गॉट
that the electromotive force induced EMF between the two ends of one spoke is 5 millivolt. एक स्पोक की दोनों सिरों के बीच 5 मिलीवोल्ट का विभवांतर आ गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कैलकुलेट किया हमने, समझ नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है ना आपको? ठीक, तो हमने गणना की, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए, इस फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी सबकी, और हमने पाया कि कितना आंसर हमको मिला, 5 मिली वोल्ट। तो ये 5 मिली वोल्ट क्या चीज है? 5 मिली वोल्ट है एक स्पोक के इस सिरे और इस सिरे के बीच का विद्युत वाहक बल। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए की एक्सेल और उसके रिम के बीच कुल कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। पहिए की धुरी तथा रिम के बीच नेट विद्युत वाहक बल कितना होगा? ध्यान से देखिए, एक रॉड के दोनों सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल आया? 5 मिलीवोल्ट। यहां कितनी रॉड्स लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक रॉड के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल है 5 मिलीवोल्ट। लेकिन आपसे एक रॉड का नहीं पूछा, पूरी एक्सेल और पूरे रिम के बीच का विद्युत वाहक बल पूछा जाएगा। तो बताएं एक्सेल और पूरे रिम के बीच का विद्युत वाहक बल कितना होगा? 40 मिली वोल्ट, क्योंकि एक रॉड का कितना है? 5 मिली वोल्ट। तो आपका कहना यह है कि एक्सेल और रिम के बीच टोटल 40 मिली वोल्ट का विद्युत वाहक बल आएगा। यही तो कहना है ना आपका, पर यह बिल्कुल गलत आंसर है, बहुत ज्यादा गलत है। और ज्यादा काट दो इसको। क्यों बहुत ज्यादा गलत हो गया? अब फिर से मेरी बात सुनिए, जब यह चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है तो हर स्पोक अपने आप में क्या बन चुकी है? एक सेल। हर स्पोक अपने आप में क्या बन गई? एक सेल बन गई है। ये हर स्पोक अपने आप में एक सेल बन गई। डायरेक्शन हमने नहीं चेक किया है अभी, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। तो हर स्पोक अपने आप में क्या बन गई? एक एक सेल बन गई। बन गई। अब ये बताएं ये सेल कौन से क्रम में जुड़ी हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम? देखिए श्रेणी क्रम में कैसा जुड़ाव होता है? एक सेल के पीछे दूसरी सेल, दूसरी सेल के पीछे तीसरी सेल, यह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है? सभी सेलों का एक सिरा एक बिंदु पर, सभी सेलों का दूसरा सिरा दूसरी जगह, यह समांतर क्रम है। तो चेक करिए, बताइए यह श्रेणी संयोजन है कि समांतर संयोजन? समांतर संयोजन है। बिल्कुल सही बताया आपने। कैसे? जितनी भी सेलें लगी हुई हैं सबका एक सिरा आप देखो कहां पर जुड़ा है? एक्सेल पर, और सबका दूसरा सिरा कहां जुड़ा है? रिम में। तो ये श्रेणी संयोजन नहीं है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेलों का समांतर संयोजन है। और अब आप मुझे बताएं, अगर सेलों का समांतर संयोजन है तो आपने सेलों के संयोग पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े। सेलों के संयोग आपको बताए गए हैं। अगर हर सेल का ईएमएफ ई है, हर सेल का ईएमएफ ई है, तो सेलों के समांतर संयोजन में पूरा नेट विद्युत वाहक बल कितना आता है? हाँ जी,
जितना एक सेल का होता है। बहुत सही, बहुत अच्छा जवाब दिया है। देखिए कि समांतर संयोजन में इन दो टर्मिनल के बीच का नेट विद्युत वाहक बल उतना ही होता है जितना एक लाइन का होता है, और श्रेणी संयोजन में वो उतने गुना हो जाता है। यहां पर सब कौन से क्रम में जुड़ी हैं? समांतर संयोजन में। सबके सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल है? 5 मिली वोल्ट। कितनी रॉड्स लगी हुई हैं? 8 रॉड्स लगी हुई है। तो एक्सेल और रिम के बीच कितना विद्युत वाहक बल होगा? जितना एक रॉड का होगा, और एक रॉड का कितना है? 5 मिली वोल्ट। 5 मिली वोल्ट। सो दिस विल बी अवर आंसर। अभी भी आपको समझ नहीं आई हमारी बात? समझ में आई? यहां हर स्पोक अपने आप में क्या बन चुकी है? एक सेल। और ये सब कौन से क्रम में जुड़ी है? समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट विद्युत वाहक बल उतना ही होता है जितना एक लाइन का होता है। अब एक लाइन का कितना है? 5 मिली वोल्ट। तो पूरे कॉम्बिनेशन का कितना है? 5 मिली वोल्ट। 40 मिली वोल्ट नहीं है। लेकिन आप सबको शुरुआत में लालच लगा था कि अगर 1 का 5 है तो 8 का कितना हो जाएगा, और कंपटीशन में जाके आपका वहां पर एक ऑप्शन 5 मिली वोल्ट भी है, एक ऑप्शन 40 मिली वोल्ट भी है। कंपटीशन में जाकर के आपने 40 मिली वोल्ट का टिक कर दिया। अब आपका नंबर प्लस नहीं होगा, माइनस हो गया नंबर। समझ आ गया? तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा लगा तो फिर इसको आज हम यहीं रख लेते हैं। आगे और स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है? थैंक यू।